बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारी इंशाल्लाह जो डिस्कशन है दैट इज़ चैप्टर 1 हेडिंग नंबर 2 सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। पहला जो एरिया था वो हमने डिस्कस कर लिया, उसमें हार्डवेयर की डिस्कशन थी और अब सेकंड जो एरिया है इसके अंदर सॉफ्टवेयर की डिस्कशन है। सॉफ्टवेयर बेटा क्या होता है? सॉफ्टवेयर असल में कंप्यूटर के अंदर जो आप प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। और ऑब्वियसली कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो विदाउट सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। आपने कंप्यूटर परचेज़ किया, उसमें हार्ड डिस्क भी है और उसमें सारे कंपोनेंट्स उसके जो हमने पढ़े वो सारे हैं, कीबोर्ड सारा कुछ उसके अंदर अटैच्ड है, लेकिन जब तक आप उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे ऑब्वियसली वो जो सारे के सारा हार्डवेयर है वो काम नहीं कर सकता। तो हार्डवेयर को काम में लाने के लिए, ओवरऑल पूरे कंप्यूटर को काम में लेने के लिए सबसे पहले उसमें हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स हैं, आज इंशाल्लाह हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हेडिंग नंबर 2 के नीचे सेक्शन ओवरव्यू में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर आगे कुछ कमांड्स के मतलब डिस्कशन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज अ सेट ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस। इसे आप अंडरलाइन कर लें, यही असल में इसकी डेफिनेशन है, सेट ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस या सिंपल हम इसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर असल में क्या होता है, ये कोई फिज़िकल चीज़ नहीं होती, इसकी कोई एग्जिस्टेंस फिज़िकल नहीं होती, बल्कि ये असल में कुछ कोड्स का नाम होता है, कम्बिनेशन ऑफ कोड्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जितने भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप जैसे आपने एक्सेल यूज़ किया, वर्ड यूज़ किया, पावर पॉइंट यूज़ किया, उनकी जो हमें शक्ल नज़र आ रही होती है, ये असल में जो नज़र आती है बैकएंड पे कुछ कोड्स लगे होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लगी होती हैं स्पेसिफिक वे के अंदर, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के अंदर। तो वो इंस्ट्रक्शंस हमें उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स कंप्यूटर के ऊपर शो करवा रही होती हैं। तो असल में बैकएंड पे सारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर के लिए रीडेबल होती हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू फिर हमें उसकी डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट उसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मेन्यूज़ हैं, सारी चीज़ें वो हमें नज़र आ रही होती हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की क्या है? सेट ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर्स प्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको हम लर्न करते हैं अभी। तो 3 मेजर टाइप्स हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो वर्ड सिस्टम है इससे मुराद कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जो मेन सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर रन ही नहीं हो सकता, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी सिस्टम को रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो मेन बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो उसके आगे 3 टाइप्स हैं, देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग 2.11। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम यानी कंप्यूटर के अंदर मेजर मेन प्राइमरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को रन करना पॉसिबल नहीं होता, वो मेनली 3 कैटेगरीज के हैं। नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के मतलब पहले हम डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, फिर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद बेटा आपकी विंडोज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, 10 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बगैर आप कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो रहा है वो विंडोज़ वगैरह है, इसके अलावा और भी हैं लेकिन ज़्यादा विंडोज़ इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसके बगैर कंप्यूटर को चूँकि हम रन नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, नीचे कुछ लिखी हुई है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली से इन शॉर्ट वर्ड्स OS लिखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स, कीबोर्ड, माउस और उसका मॉनिटर और उसके अंदर जितना भी प्रोसेसर के कंपोनेंट्स हैं, उन सब के फंक्शंस को, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डॉस, ये असल में शॉर्ट वर्ड है किसका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये पहले इस्तेमाल होता था कंप्यूटर को रन करने के लिए,
डॉस को इंस्टॉल किया जाता था और फिर उसके ज़रिए से कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाते थे। इसी के अंदर फाइल्स बनती थी, उस फाइल्स को आप कॉपी भी कर सकते थे, प्रिंट भी कर सकते थे, जैसे आजकल हम काम कर रहे हैं। तो डॉस जो है ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इसमें सारे काम जो हैं वो कमांड्स के थ्रू करने होते थे। तो पुराना हो गया। उसके बाद फिर विंडोज़ आ गई। विंडोज़ में सारा कुछ ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया गया। आपने किसी फाइल को क्रिएट करना है, ओपन वाली ऑप्शन पे चले जाएं, क्लोज़ करना है, क्लोज़ वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अवेलेबल है, यानी विंडोज़ बनी हुई है, मेन्यूज़ बने हुए हैं, उस पर यूज़र जो है वो क्लिक करके अपने सारे टास्क परफॉर्म आसानी से कर लेता है विंडोज़ के अंदर। तो जो पुराना सॉफ्टवेयर सिस्टम था, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था डॉस, इसको परफॉर्म करना, यूज़ करना यूज़र के लिए इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। कमांड्स याद करनी पड़ती थी। किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए, नई फाइल बनाने के लिए कौन सी कमांड है उसको याद करना, फिर ओपन करने के लिए और उसकी कॉपी बनाने के लिए, डिलीट करने के लिए, हर टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कमांड्स होती थी। तो ये पुराना हो चुका है। विंडोज़ आ गई और इसके बाद iOS है, लिनक्स है, ये भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने आपको जैसे बताया आम तौर पर जो यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी हो, विंडोज़ हो, iOS हो, लिनक्स हो या डॉस वगैरह, इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, ये क्या करता है। तो इसमें देखिएगा फीचर्स के अंदर, द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस विद इन द कंप्यूटर इटसेल्फ। कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को, चाहे कंप्यूटर से मुराद सारा हार्डवेयर है, माउस, कीबोर्ड, सारी चीज़ें, तो उनके सारे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए बगैर आप कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते और उससे आप यूज़ नहीं कर सकते। सारे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर सॉफ्टवेयर सच एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, उसके बाद फिर आप फर्दर जैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह है, एंटीवायरसेस हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, वो फिर बाद में आप इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल नहीं करेंगे जब तक अपने कंप्यूटर में, उस वक्त तक और अदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये अदर सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ये बात मैंने पहले बता दी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सारे का सारा हार्डवेयर जो भी आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, चाहे वो कैमरा है, स्पीकर्स हैं और अदर USB आप लगा रहे हैं साथ अटैच कर रहे हैं, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसको रिकॉग्नाइज करके उसके अंदर जो भी डाटा है, फाइल्स हैं, वो शो करवाता है, फिर आप उसे यूज़ करते हैं। तो अदर हार्डवेयर जितना भी है, जो आप एक्सटेंशंस लगाते हैं साथ, उनको कंट्रोल करने के लिए भी उनको भी ये कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स सिस्टम सिक्योरिटी। सिस्टम से मुराद कंप्यूटर की सिक्योरिटी, कंप्यूटर में कोई वायरस ना आ जाए, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो काम करने से उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके अंदर ये फीचर्स होते हैं, ये सारे के सारे उसके अंदर पहले से कंट्रोल्स लगे होते हैं कि कंप्यूटर को रन कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, आप लॉगिन अकाउंट्स बना सकते हैं। इसके अलावा वायरसेस वगैरह और इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हार्मफुल है कंप्यूटर के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इसमें चेक्स और सिक्योरिटी मेजर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि सारी चीज़ें इसमें ग्राफिकली प्रेजेंट होती हैं। आप आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करके, मेन्यूज़ के अंदर जो ऑप्शन है उन्हें क्लिक करके आसानी से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज़, उसके अंदर ये सहूलत अवेलेबल है कि उसमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यूज़र के लिए एक इंटरफेस है जिसमें सारी चीज़ें ग्राफिकली प्रेजेंटेड हैं, उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी डिस्कशन में ये बात आई कि विंडोज़ अवेलेबल हैं, मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। आपने किसी फाइल को, किसी विंडो को क्लोज़ करना है, क्लोज़ का बटन है, एक आइकॉन सा बना हुआ है, ग्राफिकली यानी क्लोज़ की ऑप्शन प्रेजेंट कर दी गई, उस पर क्लिक करके आप क्लोज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट मेन्यूज़ को यूज़ करके डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अवेलेबल है। पहले जो डॉस था, जिसके ऊपर डिस्कशन हमने की, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, ब्लैक स्क्रीन होती थी, उसके ऊपर आप कमांड्स परफॉर्म करते थे और फिर जो है आपका रेलिवेंट टास्क परफॉर्म होता था। लेकिन विंडोज़ जो अब लेटेस्ट आ चुकी हुई है और फिर उसमें आगे एक्सटेंशन भी हो रही हैं, अपडेट्स भी हो रही हैं, तो उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। तो अब यानी वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो चुका है उसको इस्तेमाल करना। नेक्स्ट कुछ डिस्कशन है डॉस के मतलब। डॉस
डोमिनेटेड द IBM PC कंपैटिबल मार्केट बिटवीन 1981 एंड 2000। ये बताया जा रहा है डॉस जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किस ज़माने में इस्तेमाल में रहा ज़्यादातर 81 से 2000 तक, बट इज़ नाउ ऑल बट इनविजिबल टू मोस्ट PC यूजर्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ के आ जाने से अब उसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ऑफन सिंपली कॉल्ड विंडोज़ इनटू इट्स ओन स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ एक स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्टैंड अलोन का मतलब इट्सेल्फ पूरा एक यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके साथ किसी और अदर सॉफ्टवेयर की हमें यानी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो इसके आने के बाद जो है वो डॉस जो है वो अब उसका इस्तेमाल वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है क्योंकि उसको ऑपरेट करना वैसे भी मुश्किल था। Earlier versions of Windows needed to run on machines whose operating system was DOS। पहले शुरू में जो विंडोज़ आई, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडोज़ जो डेवलप की और फिर वो यूज़र्स को दी, तो उसके लिए विंडोज़ को रन करने के लिए, विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए डॉस की ज़रूरत पड़ती थी। डॉस के अंदर जाके हम डॉस जो यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए था, अवेलेबल होना चाहिए था, उसमें जाके हम कमांड्स के थ्रू CD इंसर्ट करते थे और CD के ऊपर जो विंडोज़ की फाइल्स होती थी उसको एक्सेस करते थे। एक्सेस करने के बाद फिर इंस्टॉल करते थे, उसके बाद विंडोज़ हमारे सामने विजिबल होती थी। तो विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए भी हमें डॉस की ज़रूरत पड़ती थी। ये बात उसने यहाँ पर लिखी हुई है। Ever since the launch of Windows 95 in 1995, so the majority of users have stopped using DOS directly. ये stopped using DOS directly. तो उसके बाद जो है 95 जो विंडोज़ आई उसके बाद DOS का इस्तेमाल कम हो गया, विंडोज़ से जो है विंडोज़ के ज़रिए से कंप्यूटर को सारा ऑपरेट किया जाने लगा। उसके बाद लिनक्स की बात कर रहा है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग, जिस तरह विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इस तरह लिनक्स भी है। इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबल्ड अंडर द मॉडल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक टर्म है, इसको अंडरलाइन कर लें बेटा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल डेवलप करता है, फिर उसको मार्केट में बेचने के लिए रख देते हैं, अपनी वेबसाइट बना के उस पर उसको लॉन्च कर देता है, लोग उसे ख़रीद लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। और एक सॉफ्टवेयर वो होता है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, किसी ने डेवलप किया और उसको वेबसाइट बना के वहाँ पे रख दिया कि ये मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई और डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी, कोई यूज़र उसके अंदर अमेंडमेंट्स करना चाहे, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ और ऑप्शन ऐड करना चाहे, नए मेन्यूज़ बनाना चाहे, नई ऑप्शन उसमें ऐड करना चाहिए, तो वो कर सकता है। उसकी बैकएंड पे जो फाइल्स होती हैं जिनके अंदर कोडिंग लिखी होती है सारी, वो एक्सेसिबल होती हैं, ओपन की जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं और एडिटेबल होती हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है उसमें अदर यूज़र्स, पूरी दुनिया में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, उसकी बैकएंड पे जितनी भी सोर्स फाइल्स हैं जिनके अंदर सारा उसका कमांड्स वगैरह लिखी हुई हैं और उसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई हैं, उसको ओपन करके उसमें अमेंडमेंट्स करके उसके अंदर फर्दर भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी सोर्स फाइल्स एक्सेसिबल हो यूज़र्स के लिए और उसमें वो अमेंडमेंट्स करके नए फीचर्स भी ऐड कर सकते हो, उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ याद रखिए ओपन सोर्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की ये ऑनरशिप में है और वही इसके अंदर डेवलपमेंट करते हैं, जो भी अपडेट्स करनी हो वही करते हैं और फिर अपडेट्स लॉन्च कर देते हैं। यूज़र उसकी अपडेट्स को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। लिनक्स जो है, लिनक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है, इसको जिसने भी डेवलप किया उसने रख दिया, फिर उसके बाद फर्दर जो डेवलपर्स हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट्स करते रहे, ऐड करते रहे और ये इस तरह डेवलप होते होते अब ये भी एक नई शक्ल के अंदर आ चुका हुआ है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मतलब आगे लिखा हुआ है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विद इट्स सोर्स कोड मेड अवेलेबल एंड लाइसेंस विद एन ओपन सोर्स लाइसेंस इन विच द कॉपीराइट होल्डर प्रोवाइड्स द राइट्स टू स्टडी, चेंज, डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर फॉर फ्री टू एनीवन एंड फॉर एनी पर्पस। यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बैकएंड पे जो इसका सोर्स कोड होता है, बैकएंड पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो सारी एडिटेबल होती हैं, तो कोई भी यूज़र इसको आसानी से डाउनलोड करके अमेंडमेंट्स कर सकते। यूज़र से मुराद आम यूज़र नहीं है, ऑब्वियसली जो डेवलपर हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उनके लिए यानी ये ओपन होता है और बैकएंड में वो काम करके तो इसके अंदर जो भी अमेंडमेंट्स करना चाहें कर सकते हैं। Next, originally developed as a free operating system for PCs, Linux now appears in many more computer hardware platforms such as, जो Linux operating system software है जिस तरह Windows है,
तो लिनक्स जो है वो बड़ा स्पेसिफिक इसका यूज़ है, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स के अंदर। ये जो बड़े कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर मेनली इसे ही इंस्टॉल करके उन्हें ऑपरेट किया जाता है। लेकिन आम जो पीसी हैं घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर विंडोज़ को इस्तेमाल किया जाता है, विंडोज़ इंस्टॉल करके उसे ऑपरेट किया जाता है। मोबाइल फ़ोन्स एंड टेबलेट कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग एंड्रॉयड, द iOS सिस्टम्स ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जो है मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, उसके आइकॉन वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये भी ये पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसे iOS सिस्टम कहते हैं। ये आमतौर पे मोबाइल्स में इंस्टॉल होते हैं। नेटवर्क राउटर्स, उसमें ये इस्तेमाल हो रहा है लिनक्स। उसके बाद टेलीविज़न, वीडियो गेम कंसोल्स वगैरह, उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये उसने बता दिया आपको कि विंडोज़ आमतौर पे जो है वो हर जगह पे इस्तेमाल हो रही है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आमतौर पे आपने शायद इसे देखा भी ना हो, बहुत ज़्यादा यूज़ भी ना किया हो, तो ये क्योंकि आमतौर पे पीसीज़ के अंदर ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये उसने कुछ बता दिया कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं, इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। ये जो हमारी डिस्कशन चल रही है बेटा, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आमतौर पे उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं होती। आप ऑब्वियसली अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो आपको इतनी टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं लेके जाएगा एग्जामिनर। जो स्ट्रेट बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं थ्योरेटिकली, इन्हीं को एज इट इज़ वो टेस्ट करता है क्वेश्चन के अंदर। तो आपने इन्हीं बातों को याद रख लेना है, इन्हीं से रेलिवेंट आमतौर पर क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ लेगा लिनक्स जो है वो किन किन एरियाज़ में इस्तेमाल हो रहा है, आपको याद होना चाहिए। 4-5 जो पॉइंट्स लिखे हुए ये रख लें। और डॉस का क्या मतलब है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मतलब होता है। डॉस का मतलब आपसे पूछ के नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, रेलिवेंट ऑप्शन आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आमतौर पे इससे रेलिवेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऊपर हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखें कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी 3 कैटेगरीज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डिस्कस कर लिया, उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस ऑन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट फंक्शंस, कुछ एडिशनल टास्क वगैरह परफॉर्म करता है, सच एज कॉपिंग फाइल्स, सॉर्टिंग डाटा, चेकिंग फॉर वायरसेस। तो ये कुछ यूटिलिटी का मतलब फ़ायदा देना, बेनिफिट देना। ये कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यूज़र के लिए इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ये 2 तरह के होते हैं। ये आम तौर पे विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन होते हैं। विंडोज़ जब आप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से मतलब कोई पूरा सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये असल में छोटे छोटे फीचर्स भी हो सकते हैं जो विंडोज़ के अंदर अवेलेबल हैं। आप विंडोज़ के अंदर फाइल्स को कॉपी करते हैं, एक जगह से डाटा उठाया दूसरी जगह कॉपी कर लिया, बैकएंड पे जो यूटिलिटी है इसका फीचर काम कर रहा है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और कुछ फीचर्स भी हो सकते हैं। तो और दूसरी बात ये कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं या यूटिलिटीज़ जो होती हैं, जो फीचर्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। प्रोवाइडेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ है उसके साथ बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन का मतलब उसके अंदर ही ये एडिड होते हैं। जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी उसके साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे आगे उसने एग्जांपल दे दी, कॉपिंग यूटिलिटी है कि आप फाइल एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक बैकएंड पे एक फीचर विंडोज़ का है जो काम कर रहा है, उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कह देते हैं या सिंपल यूटिलिटी कह देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन भी हो सकते हैं, उसका पार्ट भी हो सकते हैं, और सेपरेटली परचेज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी पैकेजेस। सेपरेटली आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, सीडीज़ के अंदर ये अवेलेबल होते हैं और आप उन्हें मार्केट से परचेज करें, अपने सिस्टम में लाके इंस्टॉल कर लें। जैसे उसने आपको बताया नॉर्टन यूटिलिटीज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये एंटीवायरस है एक, वो एंटीवायरस आप सीडी उसकी परचेज करें, सिस्टम में लाके इंस्टॉल कर दें। तो ये एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और ये वायरसेस से प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो बिल्ट इन भी हो सकते हैं सिस्टम के अंदर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और सेपरेट भी आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आपके सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टास्क वगैरह परफॉर्म करने के लिए। Utility programs provide many of the background operations essential for efficient operation of any computer system. तो यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बैकग्राउंड पे ये काम कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली आपको नज़र भी आ रहे हों। आमतौर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं वो सेपरेट स्टैंड अलोन से मुराद सेपरेट सिस्टम्स नहीं होते, बल्कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, उन्हीं हम यूटिलिटीज़ या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कह देते हैं। तो ये बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए कंप्यूटर। जैसे आपने विंडोज़ इंस्टॉल करें तो उसमें एंटीवायरस पहले से बिल्ट इन होता है, वो इंस्टॉल हो जाता है, वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और भी कुछ फीचर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे विंडोज़ के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। तो वो साथ भी इंस्टॉल हो सकते हैं, आप सेपरेट भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ऊपर हमने जो पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके अंदर थर्ड जो टाइप है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की है। इसको भी हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें नेटवर्किंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो उनके आपस में कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे के लिए रीडेबल हो जाए, उसका डाटा इधर ट्रांसफ़र हो सके, तो कंप्यूटर की आपस में कनेक्टिविटी के लिए और आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मेकिंग इट पॉसिबल, ये विद इन कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल होते हैं। एक अकेला सिस्टम पड़ा हुआ है, उसमें कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उसमें कोई उसका फ़ायदा होता है। जब आप वो सॉफ्टवेयर वो सिस्टम किसी और सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा वायर्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, तो फिर उसमें हमें कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये वाला जो सिस्टम है वो अदर सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। मेकिंग इट पॉसिबल, यानी जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, मेकिंग इट पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर मीडिया सच एज टेलीफोन लाइंस, आमतौर पे जो इंटरनेट की लाइंस होती हैं, एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो केबल्स के थ्रू जो सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, नेटवर्क उनका बना हुआ है, या आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और अदर जो सिस्टम्स हैं उनके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपने करनी है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आमतौर पर नेटवर्किंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी डेफिनेशन जो 2 लाइंस में लिखी हुई है एज इट इज़ आप याद रख लें कि ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन कंप्यूटर नेटवर्क इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये नेक्स्ट मेन हेडिंग है, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। बेटा प्रोग्रामिंग टूल्स, एक जो लफ्ज़ टूल इस्तेमाल हुआ ना, इसका मतलब भी सॉफ्टवेयर ही होता है। सॉफ्टवेयर भी का मतलब भी सॉफ्टवेयर, टूल का मतलब भी सॉफ्टवेयर, इसके अलावा और भी कुछ वर्ड इस्तेमाल होते हैं, मतलब उनका सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो प्रोग्रामिंग टूल्स का मतलब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स। ये क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको इस्तेमाल किया जाता है अदर सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए। ये असल में लैंग्वेजेस होती है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, इनके अंदर हम कोड्स लगाते हैं। कोड्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमने जैसे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस डेवलप होती हैं, वो जो इंस्ट्रक्शंस राइट की जाती हैं, वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं। वो सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्रामिंग टूल्स या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। उन्हें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, इनके अंदर जो प्रोग्रामर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, उनके अंदर कोड्स डेवलप करते हैं, उन्हें आपस में ज्वाइन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके टेस्ट करते हैं। सारे काम जो है ना इन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। फिर उसके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, उसके बाद उसको रन कर देते हैं। ये देखिएगा अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर इज़ रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो राइट किया जाता है, लिखा जाता है किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सच एज जावा। ये जावा एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, विच इज़ यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशंस। आमतौर पे इंटरनेट की जो एप्लीकेशन है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, वो जावा के अंदर डेवलप होते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ बाइनरी कोडेड फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इसको एज इट इज़ याद रख लें, टेक्निकल कुछ बात लिखी हुई है। द ट्रांसलेशन ऑफ कोडेड प्रोग्राम्स इज डन बाय ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, assembler is a program that converts low level programming language in a machine code। तो बेटा कुछ टेक्निकल बातें एज इट इज़ इन्हें याद रख लें। सिंपल आपने ये बात इसके मतलब याद रखनी है कि प्रोग्रामिंग टूल्स या सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम अदर सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग होती है वो सारी इनके अंदर होती है, और इसके अंदर फिर उन सारे के सारे कोड्स को इवेल्यूएट करके ज्वाइन करके तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मतलब बेटा याद रखें, आम तौर पे आम यूज़र जिस सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर कहते हैं, समझते हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक्निकल वर्ड्स में कहा जाता है। जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, इसके अलावा और अदर सॉफ्टवेयर आप मार्केट से जो परचेज़ करते हैं ज़्यादातर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी स्पेसिफिक तरह के डाटा को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसमें सारे अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा सकते हैं, तो वो जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट का डाटा मेंटेन करने के लिए उनकी अटेंडेंस, उनके टेस्ट के रिकॉर्ड्स, उनकी फ़ीस के रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स से रेलिवेंट जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसको भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक्निकल वर्ड्स में कह देते हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एनेबल्स कंप्यूटर यूजर्स टू डू देयर जॉब्स, अपना जो टास्क ऑफिस में बैठ कर उन्होंने परफॉर्म करना है, डाटा मेंटेन करना है, एनालिसिस करना है, रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, तो इस तरह के सारे काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह देते हैं। ये भी आगे दो तरह के होते हैं, ऑफ द शेल्फ और bespoke। ऑफ द शेल्फ को आप, ये मुश्किल सा वर्ड आपको लग रहा है लेकिन मतलब इसका आसान है। ऑफ द शेल्फ का मतलब होता है रेडीमेड, रेडीमेड पहले से बने बनाए मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इंटरनेट पे जाके, मिसाल के तौर पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं, और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वो क्या है कि आपने सारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो आपने मेंटेन करने हैं। आपको ये जॉब मिली, आपने देखा कि उस कंपनी में अभी तक कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं, सारा काम एक्सेल पे या और अदर फाइल्स के ऊपर काम हो रहा है, तो आपने क्या किया, आपने कहा जी मैं सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके ज़रिए से सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से सर्च करेंगे, बेशुमार सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, उसको आप देखें, उसके फीचर्स को पढ़ें, आपको जो अपनी कंपनी के हिसाब से अप्रोप्रिएट लगे उससे आप वहाँ से उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर लें। वो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ऑप्शन दे देंगे, उसका लाइसेंस दे देंगे, यानी उसकी कीज़ वगैरह दे देंगे सारी, आप इंस्टॉल कर लें और उसे यूज़ करें। ऐसे सॉफ्टवेयर जो बने बनाए अवेलेबल हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कंपनीज़ हैं उन्होंने बना के, टेस्ट करके, इवेल्यूएट करके अपनी वेबसाइट पर रखे हुए हैं, यूज़र आके उसको फिर डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें कहते हैं ऑफ द शेल्फ, रेडीमेड बने बनाए। शेल्फ पे यानी जिस तरह शेल्फ के ऊपर आप मार्केट में जाएँ, दुकान में जाएँ, तो शेल्फ पे पड़ी हुई चीज़ें हैं, आप वहाँ से जाके कोई भी परचेज़ कर लें, तो वो भी ऑफ द शेल्फ अवेलेबल होते हैं। आप जाके जस्ट उसको इवेल्यूएट कर लें कि आपकी नीड्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, तो फिर आप उसे डाउनलोड करके या परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज, दिस इज़ software that can be purchased or may in some cases be free, such as Google Docs documents from a supplier and installed on the computer। आमतौर पे परचेज़ किए जाते हैं, बने बनाए होते हैं, कुछ फ्री भी मिल जाते हैं, फ्री वर्जन भी अवेलेबल होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, वो भी आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल वगैरह है, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट वगैरह है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, यानी ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में। वो अगर आप फ्री में भी इस्तेमाल हो, उसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, उनके अंदर लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होता है, और अगर आप उन्हें परचेज़ कर लें तो फिर आप लाइफ टाइम आप उसे यूज़ कर सकते हैं। bespoke क्या होते हैं, bespoke वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई भी कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने खुद से डेवलप करवाए, किसी भी कंपनी से, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर से कॉन्टैक्ट करें, उसको बताए हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह हम अभी फ़िलहाल मैनुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, हम चाहते हैं सारा सिस्टम हमारा कंप्यूटराइज हो जाए, आप हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें। मिसाल के तौर पर राइज कॉलेज है, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। राइज कॉलेज किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी से कॉन्टैक्ट करके उन्हें कहते हैं जी हमारा इस तरीके से स्टूडेंट्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और उसके बाद इस तरीके से उनकी एनरोलमेंट होती है, और ये सारा प्रोसेस इस तरीके से चलता है, एम्प्लॉयज़ भी हैं, टीचर्स भी हैं, लेक्चर्स भी होते हैं और टेस्ट भी होते हैं। हम सारा चाहते हैं सारा कुछ जो है हमारे एक सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड्स ये मेंटेन होना शुरू हो जाए, और ये हमें रिपोर्ट्स चाहिए फ़ीस के मुतालिक, डिस्काउंट के मुतालिक, इंस्टॉलमेंट के मुतालिक, और इस तरीके से लेक्चर्स के मुतालिक, टेस्ट और मार्क्स वगैरह हर एरिया से मुतालिक हमें डिफरेंट रिपोर्ट्स जो रिक्वायर्ड है वो सारी हम उसके साथ डिस्कस करके उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देंगे। वो सारा सिस्टम आगे स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर देंगे। डेवलप करने में ऑब्वियसली 2-4 महीने 6 महीने जितना भी वो टाइम लेंगे, उसके बाद वो हमें सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर देंगे। यहाँ आके इंस्टॉल करेंगे, सारे यूज़र उसको इस्तेमाल करेंगे, और स्टार्ट में आमतौर पर जब भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसे इंस्टॉल करके इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें आमतौर पर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बग्स आते हैं, एरर्स आते हैं, फलां ऑप्शन पर क्लिक किया वो सही काम नहीं कर रही, जिस ऑप्शन का जो ऑब्जेक्टिव था वो नहीं कर रही, कोई और काम कर रही है, कोई रिपोर्ट सही शो नहीं हो रही, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वो फिर साथ साथ डेवलपर को कम्युनिकेट किए जाते हैं, वो साथ साथ फिर बैकएंड पे जो कोडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको साथ साथ देखता रहता है, अपडेट करता रहता है। तो इस तरीके से कुछ टाइम लगता है उसको रिफाइन होने के अंदर। तो ये bespoke सॉफ्टवेयर जिसके आगे लिखा हुआ टेलर्ड, टेलर्ड का मतलब खुद से डिवेलप करवाए गए। जैसे आपने अगर कोई अपना ड्रेस खरीदना है तो एक तरीका ये कि मार्केट में जाएं, बने बने ड्रेस अवेलेबल हैं, उसमें कोई पसंद कर लें और वो ऑफ द शेल्फ आपके लिए हो जाएगा। और अगर आप कपड़ा ख़रीद के दर्जी को दे दें और उससे अपना सारी मेजरमेंट्स दे दें और वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कपड़ा जो है वो सूट बना के, ड्रेस बना के आपको दे दें, तो वो आपके लिए bespoke या टेलर्ड जो है वो ड्रेस बन जाएगा। ऐसे सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल हैं। तो आप खुद अपने कोई भी कंपनी, कोई भी यूज़र अपनी ज़रूरियात बता के डेवलपर से उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए तो उसे हम bespoke या टेलर सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके मुतालिक पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
दीज आर प्रोग्राम्स दैट आर रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास काम के लिए, खास ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल होते हैं। टू मीट द यूजर्स स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, किसी भी कंपनी, किसी भी यूज़र की अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए ख़ास उसी के लिए डेवलप करवाए जाते हैं। जनरल पर्पज़ नहीं होते ये, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के पूरे सिस्टम को पहले रीड करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और उसके अकॉर्डिंगली फिर सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देते हैं। bespoke सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स हैं, इसके अलावा मोबाइल कंपनीज़ हैं, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं। इस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इस तरीके से डेवलप करवा के तो उसमें सारा डाटा फिर मेंटेन करते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर लेते हैं। टू फुलफिल देयर स्पेशल पर्पज नीड्स विच कैन नॉट बी कम्प्लीटेड बाय ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर जिस कंपनी ने डेवलप किया, ऑब्वियसली किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को सामने रख के नहीं किया, जनरल पर्पज़ है। अगर किसी कंपनी ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है या किसी कंपनी ने स्टूडेंट्स के डाटे को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो उन्होंने एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बनाया। ज़रूरी नहीं वो किसी खास ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज या स्कूल की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। तो इसलिए फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आम तौर पे फिर अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए। ऑफ द शेल्फ जो है, अगर कोई कंपनी ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इस्तेमाल करती है तो ज़रूरी नहीं वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। लेकिन ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये होता है, रेडिली अवेलेबल होता है। आप जस्ट 1 घंटे के अंदर भी इसे परचेज़ कर सकते हैं, पेमेंट करें और डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दूसरा, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर में आमतौर पे जो एरर्स हैं, बग्स हैं और प्रॉब्लम्स जो होती हैं सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, वो आमतौर पे कम होती हैं। उसकी वजह क्या है कि जिस कंपनी ने ये डेवलप करके अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है, वो उसने पूरी दुनिया के यूज़र्स को के लिए बना के रखा हुआ है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर रही हैं। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो साथ साथ फीडबैक उनको जा रहा होता है ईमेल्स के थ्रू, उसको डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम आपका सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये ऑप्शन एक्सेस नहीं हो रही। तो वो जो कंपनी होती है जिसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया होता है, वो साथ साथ उसको अपडेट कर रही होती है। तो आमतौर पर ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर जो होते हैं अपडेटेड होते हैं। इसमें बग किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर के अंदर जो एरर्स आते हैं कि कोई ऑप्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं यूज़र, तो वो परफॉर्म नहीं हो रही, उसमें कोई मिस्टेक हो रही है, क्लिक यहाँ पे क्लिक किसी ऑप्शन पे किया, उसने अपना टास्क परफॉर्म नहीं किया, कुछ और कर दिया। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, उसे बग्स कहते हैं। तो ये ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर आमतौर पे अपडेटेड होते हैं, इसमें बग्स और एरर्स वगैरह कम होते हैं। bespoke में मैंने जैसे आपको बताया, ये रेडिली अवेलेबल नहीं होते, फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं होते। इसको डेवलप करने में ऑब्वियसली डेवलपर को टाइम चाहिए। फिर उसके बाद डेवलप होने के बाद भी ये टेस्टिंग फेज़ में आ जाते हैं, यानी इंस्टॉल कर दिए और अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है, सारी ऑप्शन को इवैल्यूएट किया जा रहा है, रिपोर्ट्स जनरेट की जा रही हैं, सैम्पल या डमी डाटा एंटर करके सारी ऑप्शन को चेक किया जा रहा है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स और बग्स वगैरह शुरू के टाइम में आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये डेवलप होकर रिफाइन होता है। तो ये फौरी अवेलेबल है, ये फौरी अवेलेबल यूज़र के लिए 100% करेक्ट ऑप्शन के साथ नहीं होता, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऑफ द शेल्फ आमतौर पर सस्ता मिल जाता है, क्योंकि जिस कंपनी ने बनाया जनरल पर्पस है, पूरी दुनिया से लोग ख़रीद रहे हैं, वो सस्ता भी बेच देंगे, उनकी कॉस्ट पूरी हो जाएगी। bespoke किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। तो जो डेवलपर होता है उसकी कॉस्ट लग रही होती है, उसको पता है सिर्फ एक यूज़र को हमने बेच के तो अपनी इनकम जनरेट करनी है और अपनी कॉस्ट को पूरा करना है। तो ये bespoke आमतौर पर ऑफ द शेल्फ से महंगा होता है, बल्कि काफ़ी महंगा होता है और इसको डेवलप होने में टाइम भी लगता है। इसमें स्टार्ट में प्रॉब्लम्स वगैरह भी आते हैं, उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ कंपैरिजन भी आपके ज़हन में होना चाहिए, क्वेश्चन इससे रेलिवेंट भी आ सकता है। नेक्स्ट एरिया है की ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स। इनके मुतालिक बेटा आपने याद रखना है कि जो कमांड्स हैं ये असल में आईटी प्रोफेशनल्स के लिए हैं। आमतौर पे जब कंप्यूटर्स का आपस में नेटवर्क डेवलप होता है तो उसमें ये कमांड्स कुछ ख़ास फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बातें याद रखनी है। ये जो कमांड्स लिखी हुई हैं बोल्ड के अंदर, इनके सही स्पेलिंग आपको पता होने चाहिए और दूसरे आगे जो इसकी डिस्क्रिप्शन है एज इट इज़ आपने उसको मेमोराइज़ कर लेना है। इसके मुतालिक कोई टेक्निकल बात आपसे नहीं पूछता। आमतौर पे जो पूछेगा आपसे कहेगा फाइंड की कमांड किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। 4 स्टेटमेंट्स होंगी नीचे, आपने देख लेना है कि ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है। सर्चेस फॉर अ टेक्स्ट स्ट्रिंग इन अ फाइल और फाइल्स। इसके अलावा 3 अदर स्टेटमेंट्स होंगी, वो ऑब्वियसली रेलिवेंट नहीं होंगी। तो ये आपने सारी की सारी जो कमांड्स हैं ये जो लिखी हुई है नीचे 8-10 कमांड्स हैं, इनको आपने एज इट इज़ याद रख लेना। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड की कमांड है, ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है? सर्चेस फॉर अ टेक्स्ट स्ट्रिंग इन अ फाइल और फाइल्स। टेक्स्ट स्ट्रिंग का मतलब कोई भी टेक्स्ट का पोर्शन है वो फाइंड करने के लिए फाइंड की कमांड इस्तेमाल होती है।
और ये डॉस के अंदर ये इस्तेमाल होती थी। ये जो कमांड डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको मैंने बताया उसके अंदर ये कमांड इस्तेमाल होती थी। ये कमांड फाइंड करके फिर आगे टेक्स्ट लिखते थे और फिर ये किसी रेलिवेंट फाइल में जाके वो डाटा जो है वो फाइंड करके आपको शो करवा देती थी। इसके अलावा नेक्स्ट है फाइंड str, ये विंडोज़ इक्विवेलेंट टू और फाइंड है। फाइंड की कमांड डॉस में इस्तेमाल होती थी, फाइंड str की कमांड जो है विंडोज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। ये आगे लिखा भी हुआ है कौन सी कमांड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा नेक्स्ट है पाथ, डिस्प्लेज और सेट्स अ सर्च पाथ फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वो होती हैं जिसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। सेट ऑफ फाइल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। उनको सर्च करने के लिए डिस्प्ले और सेट्स अ सर्च पाथ फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, और ये भी डॉस के अंदर ये कमांड इस्तेमाल होती थी। एज इट इज़ आपने ये स्टेटमेंट याद रख लेनी है और साथ ये कि डॉस में इस्तेमाल होती थी। नेक्स्ट है फॉर्मेट, डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेट करने का मतलब होता है क्लीन करने के लिए, जो कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ सब कुछ साफ करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल होती थी डॉस के अंदर। नेक्स्ट है टू फॉर्मेट अ डिस्क इन विंडोज़। विंडोज़ अगर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल की हुई है और फिर आप किसी डिस्क को सी ड्राइव, डी ड्राइव या ओवरऑल हार्ड डिस्क को अगर आप या यूएसबी को आप क्लीन करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल यूएसबी स्टिक, कम्पैक्ट फ्लैश कार्ड और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। इसको अगर आप करना चाह रहे हैं, यू मे नीड टू वाइप ओल्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट क्लिक ऑन द डिस्क इन विंडोज़ एक्सप्लोरर, सेलेक्ट फॉर्मेट। यानी इसमें विंडोज़ के अंदर किसी भी हार्ड ड्राइव को, फ्लैश ड्राइव को अगर आपने फॉर्मेट करना है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट की ऑप्शन डायरेक्टली अवेलेबल होती है, आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ता। डॉस के अंदर हमें ये वर्ड्स, फॉर्मेट के वर्ड्स टाइप करके फिर आगे ड्राइव स्पेसिफाई करनी पड़ती थी उसको फॉर्मेट करने के लिए। तो फॉर्मेट की कमांड डॉस में इस्तेमाल होती थी और उसका ऑल्टरनेटिव विंडोज़ में क्या आ चुका हुआ है, राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट कर सकते हैं। IP कन्फिग, इंटरनेट प्रोटोकॉल कन्फिगरेशन, ये उसका शॉर्ट है। याद रखिएगा कमांड का नाम यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ आपने इन्हीं स्पेलिंग के साथ याद रखना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसको अंडरलाइन कर लें। डिस्प्लेज ऑल करंट TCP IP नेटवर्क कन्फिगरेशन वैल्यूज़, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लें। इतनी बात याद रख लेंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। IP कन्फिगरेशन वाली जो कमांड है ये क्या करती है, डिस्प्लेज ऑल करंट TCP IP नेटवर्क कन्फिगरेशन वैल्यूज़। इसका ऑब्जेक्टिव इतना, टेक्निकल बातें हैं, आपको मैं इनकी डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्वियसली जो IT या नेटवर्किंग का इंफॉर्मेशन है वो ज़रूरी है। आपके लिए बीइंग अकाउंटेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी बात काफ़ी है जितनी मैंने आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट पिंग की कमांड है। पिंग की कमांड क्या करती है, अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटी, ये भी नेटवर्किंग के अंदर इस्तेमाल होती है, नेटवर्क्स कंप्यूटर की आपस में कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए। यूज्ड, यहाँ से आपने अंडरलाइन करना है, यूज्ड से ऑनवर्ड। Used to test the reachability of a host on an internet protocol network and to measure the round trip, यहाँ तक याद कर लें। Used to test the reachability of a host on a IP network, यहाँ तक। असल में इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ सही तरीके से कनेक्ट हो चुका हुआ या नहीं हो चुका हुआ, और दोनों आपस में सही कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो एक की दूसरे के साथ कनेक्टिविटी को, रीचेबिलिटी को चेक करने के लिए पिंग की कमांड इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है NS लुकअप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कमांड लाइन टूल अवेलेबल फॉर मैनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर क्वेरिंग डोमेन नेम। ये क्वेरिंग से आगे अंडरलाइन कर लें, क्वेरिंग से ऑनवर्ड अंडरलाइन कर लें। क्वेरिंग दी डोमेन नेम सिस्टम, DNS जिसे कहते हैं, टू ऑब्टेन डोमेन नेम और IP एड्रेस मैपिंग। यहाँ तक आप याद कर लें तो ये स्टेटमेंट आपके लिए काफ़ी है। होस्ट नेम की कमांड क्या करती है, अ लेबल दैट इज असाइंड टू अ डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइस इन वेरियस फॉर्म्स, यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिवाइस इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यहाँ तक याद कर लें। तो इनके मतलब बेटा आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में नहीं जाना। कमांड का सही नाम, सही स्पेलिंग के साथ और साथ उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, इसमें आपके इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं, चैप्टर रिव्यू है। इसमें सारा बता दिया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिटेल डिस्कशन हमने इसमें कर ली। नेक्स्ट आते हैं सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस। इसको हम गो थ्रू करते हैं। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन के अंदर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर कॉमनली फाउंड इन मल्टीनेशनल एंड अदर लार्ज बिजनेसेस। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर और अदर जो लार्ज बिजनेसेस हैं उसके अंदर जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है
उसको वो कौन सा कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर तो आमतौर पे इस्तेमाल होता है जो गवर्नमेंट ओन्ड इदारे होते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में और अदर बिजनेसेस के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये इसकी जब हमने ये सारे सिस्टम डिस्कस किए थे तो आगे इनका यूज़ भी पड़ा था कि कहाँ कहाँ पे ये सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि लार्ज बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह उसके अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है विच आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स फाउंड इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के 3 बेसिक कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं? इसमें देखिएगा 3 कंपोनेंट्स बिल्कुल एज इट इज़ जो आप की बुक के अंदर लिखे हुए हैं उनको एज इट इज़ आप वहाँ से देख के बता सकते हैं। कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और रजिस्टर मेमोरी है, रजिस्टर। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा और भी हैं, वो बेसिक कंपोनेंट्स नहीं अदर कंपोनेंट्स हैं। Question number 3, which of the following input devices is commonly used for marking MCQs, test and assessing surveys? तो कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस है जो MCQs वगैरह को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसकी मार्किंग के लिए इस्तेमाल होती है? तो बेटा इसको हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जो है, सॉरी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग डिवाइस जो है ये इस्तेमाल होती है MCQs टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके परफॉर्मेंस पहले से बने होते हैं और ऑप्शंस भी लिखी होती हैं सारी सर्कल्स के अंदर, उसको हाईलाइट करना होता है यूज़र ने। तो फिर वो पेपर सारे का सारा ऑप्टिकल मार्क रीडिंग डिवाइस के अंदर डाल के उसको स्कैन किया जाता है और वो फिर कंप्यूटर को इनपुट चली जाती है। कंप्यूटर में पहले से करेक्ट आंसर्स मौजूद होते हैं, कंपैरिजन करके फ़ौरन मार्किंग हो जाती है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडिंग डिवाइस जो है वो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द बिलो बेस्ट डिस्क्राइब्स प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज या इंटरनल मेमोरी जिसे हम कहते हैं वो आपने बताना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट प्राइमरी स्टोरेज को बता रही है। तो इसमें देखेंगे वोलेटाइल बाय नेचर एज इट इज़ अरेज्ड व्हेन पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। तो प्राइमरी स्टोरेज के मतलब अगर आप देखें बुक के अंदर जो लिखा हुआ है तो साथ ही इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्टोरेज जो है वो आम तौर पे क्या होती है, वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब कंप्यूटर जब ऑफ करेंगे उसको पावर मिलना बंद हो जाएगी, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो कुछ भी डाटा होगा वो आमतौर पे क्या होता है, इरेज हो जाता है, उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन ए बनेगी। ऑप्शन बी के अंदर CD DVD ये सेकेंडरी डिवाइसेस हैं। उसके बाद ये थर्ड वन में टर्शरी डिवाइस की बात की हुई है और ब्राउज़र कैशे ये ऑब्वियसली ये प्राइमरी स्टोरेज के अंदर नहीं आती, ये अदर कैशे की जो हमने पढ़ी थी ऑप्शंस कि कैशे मेमोरी कितनी तरह की होती है उससे रेलिवेंट है ये। तो वोलेटाइल बाय नेचर एज इट इज़ अरेज्ड व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, ये रेलिवेंट है, प्राइमरी स्टोरेज से रेलिवेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिएगा वही क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड फॉर टेस्टिंग नेटवर्क कनेक्शंस एंड एक्सप्लोरिंग द नेटवर्क। इसमें से कौन सी ऐसी कमांड है जो नेटवर्क कनेक्शन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है? तो इसमें अभी हमने डिस्कस किया पिंग की कमांड जो है वो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, रीचेबिलिटी, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्टेड है और रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको एक्सेस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो इस पर्पज़ के लिए पिंग की कमांड इस्तेमाल होती है। वर्ड्स याद रखिएगा आमतौर पे क्वेश्चन के अंदर सेम होते हैं जैसे बुक में लिखे हुए, कभी कभार थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन मीनिंग उनका वही होगा जो वहाँ पे लिखा हुआ है। द टर्म यूज़र फ्रेंडली हार्डवेयर इज़ कॉमनली यूज्ड, तो विद अ नंबर ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये यूज़र फ्रेंडली है। तो इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल सेंटेंस दिस टर्म में बी डिफाइंड एज, तो यूज़र फ्रेंडली हार्डवेयर का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, यूज़र फ्रेंडली किसे कहते हैं? यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, यूज़र फ्रेंडली हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसको लर्न करना, इस्तेमाल करना यूज़र के लिए आसान हो, जिसको समझना आसान हो, इस्तेमाल करना आसान हो। तो इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़। फास्टेस्ट डिवाइस को हम यूज़र फ्रेंडली नहीं कहते, या एरर फ्री डिवाइस या यूज़र डिफाइंड डिवाइस को हम नहीं कहते, बल्कि जो यूज़र के लिए कोई भी हो, चाहे वो फास्टेस्ट हो या ना हो, एरर फ्री हो या कुछ उसमें एरर्स हो, यूज़र डिफाइंड हो या ना हो, लेकिन अगर उसको लर्न करना यूज़र के लिए आसान है और उसको इस्तेमाल करना आसान है तो फिर उसे हम कहते हैं यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है। जैसे विंडोज़ जो है ये यूज़र फ्रेंडली है डॉस की निस्बत। डॉस ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं थी, यूज़र को कमांड्स याद करके ऑपरेट उसको टाइप करके फिर जो एक्शन परफॉर्म करने पड़ते थे। विंडोज़ जो है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका हुआ है। MICR सिस्टम इज़ कॉमनली यूज इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस, तो किस बिजनेस में ये MICR
मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन की जो टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, इस्तेमाल होता है, जिसको हमने पढ़ा था बैंक्स वगैरह में चेक्स की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, if the examination of multiple choice questions is taken on paper sheets, then which of the following device is best suitable to input answer from paper sheets? अगर वो MCQs वही पुराने वाला जैसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया, तो MCQs वाला जो पेपर शीट है जिसके ऊपर आंसर सारे मार्क कर दिए गए, उसको आगे प्रोसेस करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर ये स्कैनर टाइप होता है, ये रीड कर लेता है पूरे पेपर को, और जहाँ जहाँ मार्क लगे होते हैं उसको कंप्यूटर के अंदर जो मार्क्स लगे उससे कंपेयर करके तो फिर मार्क्स वगैरह जो हैं वो अपडेट कर देता है कंप्यूटर के अंदर कि किस यूज़र के कितने मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस? पॉइंटिंग डिवाइसेस वो होती हैं जिसके ज़रिए से माउस का पॉइंटर कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें देख लें, ऑप्शन ए के अंदर देखिएगा माउस, जॉयस्टिक तो ठीक है, कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बी में भी कीबोर्ड आ रहा है, सी के अंदर भी कीबोर्ड आ रहा है, कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, जस्ट टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। डी में माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बारकोड सिस्टम सच एज UPS EAN इज ग्लोबली अप्लाइड फॉर सेल्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स। बारकोड सिस्टम जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर ये अप्लाइड है, यानी प्रोडक्ट्स के ऊपर बार्स के फॉर्मेट में कोड लगे होते हैं। ये उस बात कर रहा है कि ये जो बार कोड्स वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड अदर रिटेल आउटलेट्स, अदर रिटेल की जो शॉप्स वगैरह होती है उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। अ सेल्स बार कोड इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द डिटेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट द कैश काउंटर। कैश काउंटर पे जो प्रोडक्ट्स आए, एक कस्टमर है 5-7 उसने प्रोडक्ट्स खरीदी और कैश काउंटर पे आ गया जहाँ उसने पेमेंट करनी है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्या करेंगे, जो वहाँ पे बंदे कैश रिसीव करने के लिए, सेल बुक करने के लिए बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, हर प्रोडक्ट को उठा के वो जो बारकोड रीडर मशीन है, स्कैनर है, उसके सामने करेंगे, वो उसका बारकोड रीड कर लेगी, और रीड करने के बाद इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में चली जाएगी। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होता है, उसमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन होती है, वो रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाते हैं। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है आपसे, हाउएवर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द बारकोड प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट? कौन सी इन्फॉर्मेशन उस बारकोड के अंदर अवेलेबल नहीं होती? ऑप्शन ए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, नेक्स्ट है एक्सपायरी डेट और कंट्री कोड ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो बेटा इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन बारकोड में नहीं होती। बारकोड जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की टाइप बताना होता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है जो सेल हो रही है और डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर जा रही। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी एक्सपायरी, उसका वो सारा कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है इस डिवाइस के साथ, ये जब डिवाइस रीड करेगी प्रोडक्ट का बारकोड और कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दे देगी ये वाली जो प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर कोई शैम्पू आपने परचेज़ किया, तो शैम्पू की जो बॉटल बनी हुई है उसके ऊपर बारकोड रीड करके कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, ये शैम्पू है और इस क्वान्टिटी का है, ये सेल हो रहा है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी प्राइस कितनी है और इसका स्टॉक कितना अवेलेबल था, अब ये एक माइनस करके बाकी कितना रह गया, और ये इसकी प्राइस कितनी है और हमारी सेल्स में अब कितना इजाफा होगा, स्टॉक कितना कम हो जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। बारकोड में सिर्फ इन्फॉर्मेशन आइटम का नाम होती है, इसके अलावा बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ऑल ऑफ अबव आंसर बनेगा कि इनमें से कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो बारकोड में अवेलेबल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11, स्टोरेज डिवाइसेस आर क्लासिफाइड एज रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। इसको बेटा आप अंडरलाइन करें। स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो दो तरह की उसने बताई हुई है, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस एक ये है और दूसरी सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। रैंडम स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, जिसके ऊपर डाटा, फाइल्स वगैरह स्टोर करके हमने रख दी हैं, और ऑब्वियसली फिर जब ज़रूरत पड़ेगी उसके ऊपर से हम फाइल्स और डाटा वगैरह हम रिसीव भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर जो पड़ी हुई फाइल्स हैं, आपने मिसाल के तौर पर 5 फाइल्स उसके ऊपर रखी हुई हैं, ऑडियो फाइल्स, लेक्चर की फाइल्स, हमने 5-6 लेक्चर्स एक फ़ाइल के ऊपर रखे हुए हैं। तो जिस स्टोरेज डिवाइस के ऊपर से आप फाइल्स को रैंडमली ओपन कर सकते हैं, फाइल 1 ओपन कर लें, उसके बाद उसको बंद करके फाइल नंबर 5 आप डायरेक्टली ओपन कर लें। ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जिसके ऊपर पड़ी हुई फाइल्स और डाटा को आप रैंडमली किसी भी ऑर्डर में एक्सेस करके ओपन कर लें, तो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। आमतौर पे CD है, DVD है, USB है, ये सारी की सारी रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इस पर जो भी फाइल्स हैं आप रैंडमली किसी भी ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जिसमें
आप एक सीक्वेंस के अंदर चलते हुए किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। पहले आप फाइल नंबर 1 एक्सेस करेंगे, वो जब रन हो जाएगी, प्ले हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप दूसरी पे आएंगे, फिर तीसरी पे आएंगे। इस तरीके से एक सीक्वेंस में चलते हुए, एक ऑर्डर में चलते हुए आप किसी स्पेसिफिक फाइल तक पहुंच सकते हैं। ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती कि आप फाइल नंबर 1 पे क्लिक करें, वो आपके सामने ओपन हो जाए, फाइल नंबर 5 पे क्लिक करें, वो ओपन हो जाए। तो ऐसी जो डिवाइसेस हैं जिनमें एक सीक्वेंस के अंदर चलते हुए आप फाइल्स को एक्सेस करें, उन्हें हम कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। ये आमतौर पे होती हैं कैसेट्स। आपने देखा होगा कैसेट्स के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, कोई मिसाल के तौर पर कैसेट्स के फॉर्मेट के अंदर लेक्चर रिकॉर्ड किए गए हैं। कैसेट्स जो है ना, किसी को दी पुरानी बात हो चुकी हुई है, लेकिन अगर आपने उसमें कोई फ़ाइल प्ले करनी है तो आपको पहली फ़ाइल प्ले करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर आपने दरमियान वाली नहीं सुनी तो कम से कम आपको उसको फॉरवर्ड ज़रूर करना, रोल ओवर करना पड़ेगा। तो आप एक सीक्वेंस के तहत क्या करेंगे, फाइल नंबर 5 पे जाके फिर जब वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे फिर वो प्ले होना शुरू होगी। तो ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे मैंने एग्जांपल दी कैसेट्स, तो इन्हीं कैसेट्स के अंदर जो वो इस्तेमाल हो रही होती है बाहर से, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप। वो जो टेप इस्तेमाल हो रही होती है जिसके ऊपर सारा डाटा रिकॉर्डेड होता है, उसे मैग्नेटिक टेप कहते हैं। तो उसने यही पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडमली एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। कौन सी रैंडमली एक्सेस नहीं है? तो मैग्नेटिक टेप रैंडमली एक्सेस नहीं हो सकती इसके ऊपर जो फाइल्स हैं। बाकी हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव, ये भी वही CD की बात हो रही है, और इसके अलावा USB, इसके ऊपर सारी फाइल्स रैंडमली एक्सेस हो सकती हैं। मैग्नेटिक टेप के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, एक सीक्वेंस के तहत चल के फाइल्स को एक्सेस करना पड़ता है। The contents of this type of memory remain unchanged, usually for a longer period of time, while in some cases contents are never need to be changed. तो ये कौन सी मेमोरी है जिसके ऊपर जो डाटा है वो चेंज नहीं होता? तो रीड ऑनली मेमोरी, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 13, some printers produce loud noises during printing process, while some printers are called quiet printers. कुछ शोर करते हैं, उसमें से आवाज़ें आती हैं, कुछ खामोशी से काम कर लेते हैं। और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज नॉइसी प्रिंटर। तो बेटा इसमें डॉट मैट्रिक्स जो है, क्वेश्चन नंबर 13 डॉट मैट्रिक्स, इसके मतलब हमने पढ़ा था डिफरेंट तरह के जो प्रिंटर्स हैं उनके कुछ फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पढ़े थे। वहाँ जाके आप देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स में लिखा हुआ है कि जो ये प्रिंटर है ये आवाज़ नॉइस पैदा करते हैं। द इक्विपमेंट यूज इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स टू रीड बारकोड्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स, वो एक जो सिस्टम डेवलप है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर जहाँ पे सेल्स हो रही हैं, उस काउंटर के ऊपर जो इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं और बारकोड्स को रीड करके सारा डाटा अपडेट कर रहे हैं। एंड टू प्रिपेयर बिल्स वगैरह भी उसमें प्रिपेयर हो रहे हैं, उसी मशीन से, प्रिंटर से बिल भी बाहर आ जाता है। तो उस सिस्टम के मतलब पूछा हुआ है, प्रिपेयर बिल्स बाय असेसिंग नेसेसरी डाटा फ्रॉम सेंट्रल कंप्यूटर। तो वो जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो उसे बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। उस पूरे सिस्टम को जिसमें बारकोड रीडर्स लगे हुए हैं, QR कोड रीडर्स लगे हुए हैं और कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं, प्रिंटर भी साथ अटैच्ड है, वो पूरा सिस्टम जिसमें सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो रहा है। सेल्स का रिकॉर्ड बुक हो रहा है स्कैनर के थ्रू, यानी वो मशीन रीड करती है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चली जाती है, प्रोडक्ट का रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है और प्रिंटर से बिल जो है वो बन के बाहर आ जाता है प्रिंट होके। तो ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, which statement more appropriately describes the advantage of LCD monitors as compared to CRT? CRT वो जो मॉनिटर है कैथोड-रे ट्यूब, उसकी निस्बत LCD का क्या बेनिफिट है, ये आपसे पूछा गया। तो इसमें देखिएगा कंज्यूम लो पावर एंड एमिट हाई रेडिएशंस। क्या LCD का ये बेनिफिट है? ये तो है कि ये लो पावर कंज्यूम करती है लेकिन हाई रेडिएशन एमिट नहीं करती। लाइट वेट है बट रिक्वायर मोर एनर्जी, लाइट वेट इसका बेनिफिट है लेकिन मोर एनर्जी ये इसका बेनिफिट नहीं है। जनरेट मोर हीट, LCD का ये डिसएडवांटेज नहीं है, LCD ऐसा नहीं करती। सेव एनर्जी वाली ऑप्शन ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट देखिएगा लो रेडिएशन एंड लो पावर रिक्वायरमेंट, तो ये इसका बेनिफिट है। LCD का बेनिफिट है कि लो रेडिएशन, इसमें से जो रेडिएशन निकलती हैं वो भी कम होती हैं, पावर कंजम्पशन भी इसकी कम है। तो ये दोनों बेनिफिट्स हैं इसके CRT के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रो प्रोसेसर हैज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बिल्ट इनसाइड इट। प्रोसेसर के अंदर डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ईच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल
टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस। तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कंप्यूटेशन वगैरह करते हैं? तो इसको हमने डिस्कस किया था ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये CU CLU ये कोई टर्म्स नहीं है। ALU CPU है, ये तो ओवरऑल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके अंदर फिर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें ALU जो है ये कंप्यूटेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। एवरी प्रिंटिंग मशीन रिक्वायर्स इंक कार्ट्रिजेस। डिफरेंट जो प्रिंटर्स होते हैं उसमें इंक इस्तेमाल होती है टू प्रिंट ऑन पेपर। हाउएवर देयर इज़ नो नीड ऑफ इंक इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर जो इंक इस्तेमाल नहीं करता? बेटा थर्मल प्रिंटर। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ें एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो उसमें लिखा हुआ है कि थर्मल प्रिंटर जो है हीट टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है, उसके ज़रिए से करैक्टर्स प्रिंट होते हैं, इसमें इंक इस्तेमाल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज स्मॉलर देन लैपटॉप कंप्यूटर। तो कौन सा इसमें से है जो लैपटॉप कंप्यूटर से स्मॉल है? तो आपने डायरेक्ट आंसर नहीं कर देना मिनी कंप्यूटर। ये मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि मिनी से मुराद छोटा सा कंप्यूटर नहीं है, ये असल में सुपर कंप्यूटर और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे जिस ज़माने में उस वक्त शुरू में वो डेवलप हुए, तो उसके बाद इन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा कम साइज़ के कम कैपेसिटी के कंप्यूटर्स डेवलप किए गए, उनको उस वक्त मिनी कंप्यूटर्स कहा गया था। लेकिन ये छोटे नहीं होते, ये भी ओबियसली इनकी प्रोसेसिंग और बाकी सारी चीज़ें आम जो कंप्यूटर है PC वगैरह उससे ज़्यादा होती हैं। तो लैपटॉप से कंप्यूटर कौन सा छोटा है इसको आपने बताना है, वो नोटबुक है। ये भी लैपटॉप की तरह होती है लेकिन इसका साइज़ और वेट लैपटॉप की निस्बत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर बस के मतलब पूछा गया, कौन सी स्टेटमेंट कंप्यूटर बस को डिफाइन कर रही है? तो इसमें आप देखिएगा बस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे। कंप्यूटर बस के मतलब आप थोड़ा रिकॉल करें, डिस्कस हमने क्या किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज होते हैं जिसके ऊपर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा बस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे अलॉन्ग विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। तो यही स्टेटमेंट बिल्कुल कंप्यूटर बस जो है उसको डिस्क्राइब कर रही है। बाकी स्टेटमेंट जो है उसमें बस इज़ एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिल्ट इनसाइड। बेटा ये पहली स्टेटमेंट ही अगर आप देखिए जो कंप्यूटर बस की डेफिनेशन है उसमें जाके आपको पहली स्टेटमेंट एज इट इज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में उसने आपसे पूछा हुआ है सर्वर, कंप्यूटर सर्वर को डिफाइन करना है आपने, कौन सी स्टेटमेंट इसको बेस्ट डिफाइन कर रही है सर्वर को? तो सर्वर वो मेन कंप्यूटर होता है जिसके साथ बाकी कंप्यूटर्स अटैच होते हैं और ये उन अपने क्लाइंट्स को जो इसके साथ अटैच है उसको सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अ सर्वर इज अ मशीन दैट इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर फंक्शन और सर्विस रिक्वेस्टेड बाय अ क्लाइंट कंप्यूटर विद इन नेटवर्क। तो कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर है सर्वर, ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लाइंट्स को यानी वो सारे सिस्टम्स वो सारे कंप्यूटर जो इसके साथ अटैच्ड हैं उनको स्पेसिफिक सर्विस या फंक्शन प्रोवाइड करना, जैसे डाटा को स्टोर करने की फैसिलिटी देना, प्रिंट की फैसिलिटी देना। उस प्रिंट की फैसिलिटी देगा तो प्रिंट सर्वर कहलाएगा, फाइल्स को डाटा को स्टोर करने की फैसिलिटी अगर दे रहा है तो ये फाइल सर्वर कहलाएगा। तो इस तरह के डिफरेंट सर्विसेज या फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देने के लिए उसे हम सर्वर कहते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ही अप्रोप्रिएट लग रही है। बाकी भी देख लें, सर्वर इज मशीन दैट इज यूज टू प्रोवाइड डाटा रिक्वेस्टेड बाय क्लाइंट कंप्यूटर विद इन अ नेटवर्क सिस्टम। तो ये एक उसका ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन ऑब्वियसली सर्वर का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये सिर्फ एक बात तो है कि सर्वर इस काम के लिए भी इस्तेमाल होता है, कोई डाटा अगर सर्वर पे पड़ा हुआ है तो क्लाइंट को शेयर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ यही सर्वर का काम नहीं होता। इसलिए इसमें बड़ी लिमिटेड सी जो है ना उसने बात की है सर्वर के मुतालिक, तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। इसमें उसने सर्वर को बिल्कुल सही डिफाइन किया है पहली स्टेटमेंट में। अ सर्वर इज अ मशीन दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन इंटरनेट। तो ये भी बात सही नहीं है कि सर्वर इंटरनेट पे इंस्टॉल होता है, ये एक आम कंप्यूटर होता है जो दूसरे सिस्टम की निस्बत थोड़ा हैवी होता है और इस अपने क्लाइंट्स को ये सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए बनेगी। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म मल्टी प्रोसेसिंग इज कॉमनली यूज इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है मल्टी प्रोसेसिंग? एज इट इज हमने पढ़ा था मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, एक से ज़्यादा CPUs को यूज़ करना इकट्ठा, उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ज़्यादा प्रोसेसर्स को, ज़्यादा CPUs को यूज़ करके प्रोसेसिंग करना, ये मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल स्टोरेज। वोलेटाइल स्टोरेज का मतलब क्या है, ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसके ऊपर डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है और अगर पावर मिलना उससे बंद हो जाए तो डाटा इरेज हो जाता है। तो इसमें आप देखिएगा कौन सी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, रीड ओनली मेमोरी के ऊपर जो डाटा होता है वो तो वैसी
अरेज नहीं होता। हार्ड ड्राइव मैग्नेटिक टेप के ऊपर जो डाटा आप स्टोर कर देते हैं वो एज इट इज़ रहता है। कंप्यूटर बंद भी कर देंगे, हार्ड ड्राइव का डाटा एज इट इज़ रहेगा। मैग्नेटिक टेप के ऊपर भी डाटा स्टोर हो जाता है परमानेंटली। रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप होती है CPU के अंदर, और इसके ऊपर डाटा टेम्परेरीली आके एक्टिव एप्लीकेशन का डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, और जैसे आप कंप्यूटर को बंद करेंगे या उस रेलिवेंट फाइल को बंद करेंगे तो उसकी सारी फाइल्स इसके ऊपर से रिमूव हो जाएंगी। ये वॉलेटाइल स्टोरेज है। 23 Some printers are ready to print and do not require initializing time. कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनको प्रिंटिंग करने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, फ़ौरन प्रिंटिंग शुरू कर देते हैं। While some printers need extra time to prepare themselves before printing, that is called warm up time. कुछ को वार्म अप टाइम चाहिए होता है। Which of the following printer requires warm up time? तो इसमें बेटा हमने पढ़ा था एज इट इज़। कौन सा कंप्यूटर है? क्वेश्चन नंबर 23 की ऑप्शन बनेगी लेज़र प्रिंटर। 23 का लेज़र प्रिंटर है ये। इस लेज़र प्रिंटर को थोड़ा सा वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड होता है प्रिंटिंग स्टार्ट करने के लिए। ये भी इसके डिसएडवांटेज में हमने जाके देखा था। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन वर्क। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को पहले ज़हन में लाएं क्या होती है। हार्ड ड्राइव है, CD है, USB है, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो ये जो काम करती हैं, कैसे काम करती हैं? ओनली वन वे टू रिसीव डाटा। क्या ये सिर्फ डाटा को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं? आपके पास एक हार्ड ड्राइव है या USB है, तो क्या USB सिर्फ कंप्यूटर से डाटा रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है? क्या यहाँ से डाटा हम कंप्यूटर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ठीक नहीं है। वन वे, ओनली वन वे टू सेंड डाटा। क्या इसका डाटा सिर्फ हम सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर को, वहाँ से डाटा को इसके ऊपर नहीं लिख सकते? तो ये बात भी गलत है। टू वे टू रिसीव एंड सेंड डाटा, ये बात बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर का डाटा इसके ऊपर हम रिसीव भी कर सकते हैं और इधर से हम डाटा कंप्यूटर को सेंड भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन, टू वे टू रिसीव एंड स्टोर डाटा। ये जो बात लिखी हुई इसमें डी में, टू वे टू रिसीव एंड स्टोर एक ही बात है असल में। डाटा को रिसीव करना असल में स्टोर करना ही होता है। तो एक ही बात को उसने टू कह दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सी आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25, सुपर कंप्यूटर्स are fastest possible computers built to perform special tasks. Which of the following is the most common purpose of supercomputer? सुपर कंप्यूटर जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? तो ये बेटा नेशनल डिफेंस एंड एरोस्पेस यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी और सेल्स पेरोल, इसके लिए तो छोटे कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत लार्ज होते हैं, इनको परचेज़ करना, इंस्टॉल करना, मेंटेन करना मिलियंस का खर्चा होता है। हर कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, सिर्फ गवर्नमेंट लेवल के जो इदारे हैं, नेशनल डिफेंस वगैरह के, आर्मी वगैरह, वो इस्तेमाल करती है। ये हमने इसकी जब डिस्कशन की थी वहाँ पे भी पढ़ा था। तो पता यहाँ तक आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट है। उसकी सारी डिस्कशन, रेलिवेंट क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे तरीके से दोबारा से गो थ्रू करें इन सारी चीज़ों को, और इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आप राइज का जो क्वेश्चन बैंक है 20 क्वेश्चन का सेट बना के आप उससे पहले खुद से परफॉर्म करें, आंसर आइडेंटिफाई करें, फिर उसके बाद जो आंसर दिए हैं उसके साथ मैच करें। प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।